हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, पानी से लहरों को हटाया नहीं जाता। हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, पानी से लहरों को हटाया नहीं जाता। बनने वाले तो बन जाते हैं अपने, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। हम लोग पीछे यूनिक प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है। तो पहला प्रश्न जो है वह दिया गया है, कहता है कि 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF x है। तो क्या कहता है, x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए, जिसमें से हम लोग यहां पर भाग विधि को भी अपना सकते हैं, कोई विधि अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा। तो आप किसी से किसी में भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी में भाग दिए हम कितना से, 1756 से भाग दे दीजिए। तो 17 तिया नहीं जाएगा, 17 दूना जाएगा। तो 17 दूना जाएगा तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से कितना हो जाएगा, 7। यहाँ कितना होगा, 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे 17 5 6 में। तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार में जाएगा। तो कितना जाएगा, 1317। एक दहाई लेंगे तो 16, 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह बन गया 4। 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 1317। अब इसको भाग दीजिए, कितना बार में जाता है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो 4 तिया 12 तो हम देखते हैं 3 से देकर। 3 से जब देंगे तो 7 9 तिरका 27 का कितना हो जाएगा, 7। तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 2। और यह कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 2 11, 4 तिया 12 और 1 13। यहीं पे आके क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया है। अब उसके बाद इससे फिर किसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे हम लोग 439 से 3073 में हम लोग भाग देंगे। तो देखिए तो ध्यान से, ये कितना बार में, 7 चौका 28 और 9 तिरका 9 सत्ते 63, 7 बार में देखिए तो जाता है कि नहीं। तो 7 से 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा। तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में 7 तिरका 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 का 7, बिल्कुल सही जा रहा है। 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि यह कट गया और HCF हमारा जो है यही हो गया। और यही HCF जो है वह x का मान है। तो क्या बोला है, हम लिख देंगे यहां पर x बराबर 439। अब क्या बोला है कि x के अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी इसको गुना करना है 4 गुने 3 गुने 9। तो 3 चौका 12, 12 नवा कितना होता है, 108 होता है। अर्थात जिस ऑप्शन में 108 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए आप यहां पर इस या किसी भी त्रिभुज के लिए हीरोन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो यहां पर देखिए 85 मीटर कहने का मतलब हुआ कि इसका 2 भुजा जो है इक्वल है, यानी कि यह समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु के लिए फॉर्मूला भी होता है, या हीरोन का लगाइए, या उसको बनाकर आप फिर इसका हाइट ज्ञात करके 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर दीजिए। तो हम लोग यहां पर हीरोन का फॉर्मूला भी लगाना उचित समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका लिए फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S बराबर क्या होता है फॉर्मूला A प्लस B प्लस C, यानी कि इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है, /2 होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 85 प्लस 85 और प्लस कितना है, 154 है, और भाग कितना से देना है, 2 से। जब भाग देंगे तो 2 85 है तो 1 85, तो इसी तरह हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 77, यानी दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 2
162 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान रखिए फटाफट से हमारे सामने आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां रख देंगे, कितना हो जाएगा 162, गुना करेंगे। अब 162 में से कितना घटाना होगा 85। तो 85 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 77। तो कितना हो जाएगा 77, और फिर एक बार और आएगा हम लोग के पास कितना 77 ही आएगा, और गुना कर देंगे। अब उसके बाद 154 घटाएंगे 162 में से, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट हम लोग यह कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। यहां पर डबल 77 है तो 177 तो बाहर आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए 1 2 इसको आप दीजिएगा तो यह 324 बन जाएगा। 324 किसका वर्गमूल होता है 18 का, और यह 4 बना तो 4 किसका होता है 2 का, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब इसका हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें भी अगर आप इस तरीके से गुना करेंगे, 11 छोड़ दीजिए यहां पर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 18 दूना 36, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 36 गुना 77, कई तरीके हैं, आराम से गुना कर लीजिए। 7 छक 42 का कितना हो जाएगा 2, तो हासिल हो जाएगा हम लोग के पास 4, और 7 तीर का 21 और 7 छक 42, यानी कि 21 और 42, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा। तो 7 का 7 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा 7 तीर का 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 2772 किस चीज में मीटर में, मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 2772 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपया और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 रुपया की वृद्धि होती है तो अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन रुपया में कितना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कितना था 11x और इसको बना दीजिए 4x। तो पहले जो है अधिकारी है, बाद वाला है जो क्लर्क है। तो अधिकारी में कितने का वृद्धि होता है 7,000 रुपया का वृद्धि होता है, और जो क्लर्क है उसमें कितना का वृद्धि होता है 3,000 रुपया का वृद्धि होता है, जिसके कारण इन लोगों का अनुपात जो है 19 अनुपात कितना हो जाता है 7 हो जाता है, यानी कि 19/7 हो जाता है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कितना कर देंगे 77x प्लस 7 7 49 बराबर 19 चौका कितना हो जाएगा 68, 19 चौका 68, सॉरी 19 चौका 76 ना होगा, 19 चौका 76x हो जाएगा, और ये इधर गुना हो जाएगा तो 19 कितना हो जाएगा 57, 19 57 तो हो जाएगा 57,000। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, इसको भेज देंगे इस साइड, इसको भेजेंगे इस साइड, तो कितना आ जाएगा 77 में से ये चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा 7 और 1 8,000 का अंतर है। कितना का अंतर है 8,000 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या हमसे पूछा गया है, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन रुपया में कितना था। प्रारंभिक वेतन यानी अधिकारी का ये है, यानी 11x का मान चाहिए, तो 11 8 88, यानी 88,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान भी है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ए बी, ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। ए कितने दिनों में करता है 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। कैसे, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या हमने जो अपनाया वो रेशियो मेथड अपनाया, इसको भेज दिया यहां पर, इसको भेज दिया और इसको
काट दिया, 5 दोनों में कॉमन है, काट दिया, यानी 30, यहां पर भी 30। अब ध्यान से देखिएगा, यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 25 काम कर देंगे। हमारे पास टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को काम कहते हैं, तो हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क है कितना, 30 काम है। तो अभी बताइए कितना काम करना बाकी है, 5 काम करना बाकी है, 5 बटा टोटल कितना है, 30। इसका अर्थ होता है कि 1/6 भाग अभी क्या है, बाकी है, या शेष, ये 1/6 भाग शेष बचा है या बाकी है, दोनों बात बराबर है। अर्थात जिस ऑप्शन में 1/6 भाग दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि एक घन का आयतन 192 इंटू √3 क्यूबिक सेमी है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसानी से इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं आयतन बराबर आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू होता है और इसका मान हमको दिया हुआ है 192√3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हम विकर्ण बराबर क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर √3a होता है। कितना होता है, √3a होता है, यानी कि भुजा होता है। अब इसको पहले तो ए का मान ज्ञात करना होगा, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए इसको भेज दीजिए इस साइड। जब इस साइड हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घनमूल में बदल जाएगा। तो 192, अब ध्यान से देखिएगा इसको कितना लिखेंगे, 3 से इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 और 3 चौका 12, तो बचा 3। इसके 3 यहां पर ऐसे, मतलब कि 3√3 ऐसे, या ऐसे गुना कर सकते हैं। तो यह क्या बना, पहले ध्यान से देखिएगा इसको, 64 तो टूट जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, और यह कितना टूटेगा, √3 में 2 बार √3 छिपा हुआ है और एक पहले से है ही। तो क्या हो जाएगा, एक का मान हमारे सामने निकल के आएगा, एक 4 आएगा, 3 3 का पेयर लगता है घनमूल में, और एक और √3 आ जाएगा, यानी भुजा का मान आ गया 4√3। अब हमसे विकर्ण का मान पूछा गया है, तो विकर्ण के जगह पर क्या रख देंगे, √3, और यहां पर इसका मान दिया हुआ है 4√3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और गुना कर देंगे 4 से, अर्थात 12 सेमी या सीएम जो भी है हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 12 सेमी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, 12 - 3 प्लस मझोला कोष्ठ प्लस 4 का 2 भाग 8 माइनस छोटा कोष्ठ 8 - 6 भाग 3 छोटा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ बंद, और ये बंद। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे हम लोग, तो यहां जब भाग देंगे तो यह कटेगा, तो यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 आएगा तो इसमें से घटेगा, तो यहां पर फाइनल रिजल्ट यहां तक का क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। वो भी जब इसको इसके अंदर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 हो रहा है। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले का की क्रिया करेंगे तो यहां क्या बनेगा, 8 बनेगा, और 8 में 8 से भाग देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, और 1 में से -6 घटाएंगे, तो -6 घटाएंगे तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा -5 -5 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस, तो और ये है प्लस में 3, यानी रिजल्ट यहां तक आएगा हमारे पास -2। अब क्या होगा, 12 -2 ऐसे बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 12 और माइनस प्लस हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 14। अर्थात जिस ऑप्शन में 14 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, यह एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कहता है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 1 वर्ष पूर्व बोला है, ए और बी हो गया। 1 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। उसके बाद क्या बोला, अब से 7 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से
वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना होगा 7 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना का अंतर है 4 का अंतर है, यहाँ कितना का है 5 का अंतर है। अंतर को इक्वल करने के लिए यहाँ के अंतर से यहाँ इन दोनों में गुना करते हैं और इसके अंतर से इसमें गुना करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 है तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंतर है तो यहाँ, लेकिन 2 का अंतर है तो इसमें फर्क पड़ेगा। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, नया अनुपात आ गया। तो देखिए कितना का अंतर आ गया दोनों में 1 का। इसका मतलब अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, यानी 8 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, बी की वर्तमान आयु, तो आप इच्छा हो तो इसमें मान रख के 1 जोड़ दीजिए या इसमें रख के फिर 7 आपको घटाना होगा, तो उससे बढ़िया रहेगा कि बी की वर्तमान आयु इक्वल टू इसी में रख दीजिए अनुपात 6, यानी 6 गुने 8 आप प्लस 1 कर देंगे तो वर्तमान में चले जाएंगे। 8 6 48 और कितना हो जाएगा 49 वर्ष, अर्थात जिस ऑप्शन में 49 ईयर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर होता है उसमें से यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि 3000 रुपया की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले यह समझना है कि 3 वर्ष के लिए कह रहा है और वार्षिक ब्याज दर है 20% और अर्धवार्षिक है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा रेट जो है 20 से 10 हो जाएगा अर्धवार्षिक में, और 3 वर्ष के भांति यह 6 वर्ष के भांति काम करेगा। 3 के जगह पर कितना हो जाएगा 6 वर्ष के भांति काम करेगा। अब समझिएगा यह 6 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष के भांति काम कर रहा है। 6 यानी कि 3 वर्ष में 6 को 1 वर्ष, 6 महीना को 1 वर्ष मानेंगे तो कितना बार आएगा 6 बार आएगा, वही बात बता रहे। अब समझिएगा, तो जितना वर्ष आया ना उतना बार आर को हमको लिखना है, तो कितना बार लिखना होगा 6 बार लिखना होगा। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। और इसको किस फार्मूला पर यूज करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 पर हम लोग यूज करेंगे। अब समझिएगा चीजों को, जब इन दोनों को इस फार्मूला पर लेके जाइएगा तो इसका मान आएगा 21। उसके बाद में अगर इन दोनों को आप पकड़ लीजिएगा तो इसका मान आएगा 33.1, और इन तीनों को भी अलग से भी आप पकड़िएगा किसी तरीके से तो 33.1 ही इसका मान आएगा। अब इन दोनों को पकड़कर इस फार्मूला पर लागू कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे आराम से, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 33.1 प्लस 33.1 प्लस 33.1 गुना 33.1 और फिर बटा तो 100 होना ही है। अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, 33 दूना कितना हो जाएगा 66, 66.2 हो गया इधर का कैलकुलेशन। अब यहाँ आ जाइए तो कहीं पर भी इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 33.1 गुना 33.1 को गुना करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका पता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 3, इधर गुना करेंगे तो 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इससे इसमें गुना होगा तो 3, इससे इसमें गुना होगा तो 3, इसमें गुना करेंगे तो 9, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 तो हासिल 1 और यह कैंसिल हो जाएगा। 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19 का 1 हो जाएगा, सॉरी 19 का 9 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 1 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इससे इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 आइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, हाँ 2 अंक यहाँ और ये मिलाकर भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट अगर उस तरीके से भाग करते हैं, सॉरी दशमलव जो देना है डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका रिजल्ट हम लोग के पास आ जाएगा 10.956 आ जाएगा। इसको आप यहाँ से मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब इसको जोड़िए, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा 1 6 5, उसके बाद देखिएगा 9 और 2 कितना जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 1 हो जाएगा। 6 और 0 और 1 कितना जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना जाएगा 7 हो जाएगा। 4 अंक के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग दशमलव दे देंगे। अब देखिएगा ब्याज जो भी ये आया प्रतिशत में प्राप्त हुआ, किस चीज में प्रतिशत में CI हमको प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से उसमें क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वही चीज है तो वहीं आ जाएगा 77.1561 में मूलधन के 1% से गुना करेंगे तो क्या होगा 30 होगा।
कर दीजिए इससे इसका मल्टीप्लाई। तो 0 का 0 तो रहने दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 3 का 18 का 8 होगा, 15 और 1 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 7 3 का 21 का 1 हो जाएगा, और 7 3 का 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। दीजिए 3 अंक के बाद, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दीजिए, 1 2 3 4, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर आ गया 2314.683 रुपया। अब जिस ऑप्शन में होगा उसका आंसर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निकटतम, निकटतम बोला गया है, तो किसी से मैच नहीं कर रहा है आंसर, यानी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे, निकटतम का बात किया गया तो इधर से एक बढ़ा देंगे, अर्थात 2315 रुपया जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस ए तक लौट आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी है। क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि एक स्टेशन ए है, एक बी है, और इसके बीच की दूरी कितना है 700 किलोमीटर है। पहले समझिएगा क्वेश्चन को, इधर से जाता किस चाल से है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और इधर से आता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब समझिएगा, आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी और बटा होता है कुल समय। आप इसके चक्कर में अगर पड़ जाइएगा तो आप यहां पर आके फंस जाइएगा। फंसिएगा मतलब यहां पर कि आपका कैलकुलेशन कैलकुलेटिव हो जाएगा। दूरी अलग अलग दिया ही नहीं है ताकि हमको परेशानी हो। दूरी जब समान हो और किसी भी ट्रेन गाड़ी का चाल दिया हुआ है और औसत चाल निकालना है तो आप इसके लिए फार्मूला जानते हैं, यही चीज होता है 2 × XY बटा X + Y, जहां यह XY क्या है चाल है। तो हम क्या करेंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यहां पर क्या करेंगे इसका सहारा लेंगे और निकाल देंगे। तो हो जाएगा 2 गुना कितना ये चाल दिया हुआ है इसका 80 गुना कितना हो जाएगा 65 और भाग देंगे कितना से हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा 145। अब इसको काटिए, जब हम लोग इसको काटेंगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। यह कितना कटेगा 5 दूना और 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हम लोग के पास 13 दूना 26, यानी कि 26 गुना 80 और भाग हो जाएगा 29। अब इसको गुना पहले हम लोगों को करना पड़ेगा, 0 का 0, 8 × 6 = 48 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा 4 और हमारे पास हो जाएगा 8 × 9 = 16, 4 20 और भाग हो जाएगा हमारे पास 29। अब इसको भाग देना है तो क्या करेंगे, यह भाग जब आप दीजिएगा ना, जानते हैं कितना बार में चला जाएगा 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको भाग देकर चेक कर लीजिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यह एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10, उसके बाद क्या लिखेंगे 15, उसके बाद क्या लिखेंगे 20, उसके बाद क्या लिखेंगे 24, उसके बाद क्या लिखेंगे 30। और देखिए उसके जिसके सामने जितना बोला है उतना लिखिए 6, फिर कितना होगा 11, उसके बाद कितना होना चाहिए 16, उसके बाद कितना होना चाहिए 20, उसके बाद कितना होना चाहिए 26। अब देखिएगा सब में अंतर कितना का है, तो आप देख लीजिए सब में 4 का अंतर है, सब में किसका है 4 का अंतर है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहता, बड़ी से बड़ी नहीं लगा रहता कि वह कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल, तो इसका क्या करते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी कि लस, और उसमें से 4 घटा देते हमारा आंसर आ जाता।
अब क्या करना होगा, इस कैल्शियम लेकर और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है उसमें भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसको तो हटाएंगे ही हटाएंगे, उसमें से 4 हमको घटाना पड़ेगा। तो इस कैल्शियम लीजिए, तो इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 आ गया, 24 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो गया। 20 के लिए यह मौजूद है, उसमें 15 भी मौजूद है और 10 भी मौजूद है, यानी कितना हो जाएगा, यह यहां से हो गया 20 और यह हो जाएगा 6 दूना हमारे पास कितना 3 दूना 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आएगा 120। इस कैल्शियम कितना आएगा 120। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20, तो 0 हो गया, और 2 दूना 4, 4 तीन 12, बिल्कुल सही है, 120 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा क्या करना है, अब करना होगा हम लोगों को 9 बार जो है 7 बार जो है 9 को लिखना होगा, यानी कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, 5, 6 और 7, और इसमें हमको भाग देना है कितना से 120 से। तो 120 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, कितना बार में जाएगा, डबल अंक में तो जाएगा नहीं, 12 वट्ठे जाएगा, 12 वट्ठे 96, यानी कि 900 कितना हो जाएगा 60, यानी यह कैंसिल हो जाएगा और यह हमारे पास आ जाएगा 39, फिर आ जाएगा एक 9, तो कितना हो जाएगा 12 तियां 36, कितना हो जाएगा 12 तियां 36, तो फिर से आ जाएगा 39, उसके बाद यह कैंसिल हो रहा है, उसके बाद हो जाएगा फिर यहाँ तक ये 3 हो गया, फिर ये हो गया, फिर अब ये आएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 12 तियां 36, तो फिर कितना आ जाएगा 39 आएगा। इसको खत्म करेंगे, यहाँ पर अब लिख देते हैं, फिर 39 पर कितना आ जाएगा 3, 4 और एक 5 खत्म हो गया, तो अब ये आएगा, यानी कि बार बार वही चीज आ रहा है हम लोग के पास, 12 तियां 36, यानी कितना हो जाएगा, फिर यह कैंसिल होगा, फिर वही चीज आएगा, फिर 9 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 तियां 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 39 शेषफल आ रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, 39 शेषफल आ रहा है ना, तो इस मान में से उस संख्या को घटाना है, हमको क्या करना होगा 39 को घटाना होगा। तो 7 बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 3 6 1, 7 बार 9 को लिखेंगे और 39 इसमें से घटाएंगे, तो क्या हम लोग को प्राप्त होगा 9 9 9 9 9। अब रुक जाइए, इसमें से घटाइए तो 0 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब समझिएगा, यह वह 7 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 120 से भाग देने पर यह पूरा पूरा कट जाएगा और इनमें से किसी भी संख्या से भाग देने पर यह पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये जो शेषफल आ रहा है ना, उस शेषफल को प्राप्त करने के लिए जो इनका अंतर आ रहा है इन शेषफलों में, उस चीज को घटा देंगे। जब घटा देंगे ना, देखिए 4 घटा देंगे, तो जब इससे भाग देंगे तो इसका तो एक जो गुणज था वो कट के उसमें से 4 कम हो गया तो 6 शेषफल आ जाएगा। इसका जो था उसमें से 4 कम हो गया तो कितना आ जाएगा 15 बच जाएगा, शेष बार बार बचेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर 4 हमको घटाना होगा, अर्थात 5 बार 9 और उसके बाद घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 56 होगा, 56, यानी कि 99 99 956 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।